फ्रैंक लुकास का जन्म 9 सितंबर 1930 को ला ग्रेंज, उत्तरी कैरोलिना में हुआ था, जो अलग थलग दक्षिण में एक छोटा सा ग्रामीण शहर है। उनके माता पिता फ्रेड लुकास और महाली लुकास कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति थे, जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फ्रेड खेती के उद्योग में काम करता था, जबकि महाली घर और बच्चों की देखभाल करती थी। महामंदी के दौर में पले बढ़े लुकास ने कम उम्र में ही अत्यधिक गरीबी, भूख और हिंसा का सामना किया। उनके पर्यावरण ने उनके अस्तित्व, सफलता और शक्ति की धारणा को गहराई से प्रभावित किया। बचपन में फ्रैंक ने नस्लीय हिंसा की कई घटनाएं देखी। एक महत्वपूर्ण घटना में कु क्लक्स क्लान के सदस्यों द्वारा उसके चचेरे भाई की हत्या शामिल थी। यह एक ऐसी याद थी जो लुकास के साथ हमेशा के लिए रह गई। हिंसा के इस शुरुआती अनुभव ने अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा झेले जाने वाले प्रणालीगत उत्पीड़न और असमानताओं के प्रति उसकी बढ़ती नफरत को बढ़ावा दिया। फ्रैंक लुकास की औपचारिक शिक्षा सीमित थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें कम उम्र में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। उनके परिवार को पैसे की जरूरत थी और लुकास ने इसके लिए हर संभव प्रयास करने का निश्चय किया। दुर्भाग्य से इस इच्छा ने उन्हें सड़कों पर ला खड़ा किया, जहां उन्होंने अराजक वातावरण में जीवित रहने के नियम सीखे। अपनी किशोरावस्था में फ्रैंक लुकास ने अपने आपराधिक करियर की शुरुआत छोटे मोटे अपराधों से की थी, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए भोजन और कपड़े चुराना। वह जल्द ही अधिक गंभीर गतिविधियों में शामिल हो गया, जिसमें लूटपाट और हमला करना शामिल था। अपने हालात की हताशा ने उसे लगातार खतरनाक जोखिम उठाने के लिए प्रेरित किया। स्थानीय डकैतियों की एक श्रृंखला के बाद लुकास को एहसास हुआ कि ग्रामीण उत्तरी कैरोलिना में धन या अवसर के मामले में कुछ खास नहीं था, और 1940 के दशक की शुरुआत में वह अधिक भाग्य की तलाश में हार्लेम, न्यूयॉर्क चले गए। बम्पी जॉनसन ने लुकास को आपराधिक अंडरवर्ल्ड में कैसे आगे बढ़ना है यह सिखाया और संगठित अपराध के प्रमुख लोगों से उसका परिचय कराया। जॉनसन के संरक्षण में ही लुकास ने वफादारी, रणनीति और धमकी का मूल्य सीखा। इस अवधि में लुकास का ड्रग व्यापार से परिचय हुआ, हालांकि इस स्तर पर उनकी भूमिका अभी भी छोटी थी। 1968 में बम्पी जॉनसन के नाम से जोड़ा जाता था, गैंगस्टर, जिसकी मौत की खबर से आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ और लुकास ने अपनी पहचान बनाने के अवसर का लाभ उठाया। बम्पी जॉनसन की मौत के बाद लुकास ने खुद ही आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने पहचाना कि हार्लेम के ड्रग व्यापार पर इतालवी माफिया का नियंत्रण था और वह उनकी पकड़ को तोड़ने के लिए दृढ़ था। अन्य ड्रग डीलरों के विपरीत, जो माफिया से बढ़ी हुई कीमतों पर ड्रग्स खरीदते थे, लुकास ने आपूर्ति श्रृंखला के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश की। उनका पहला कदम सीधे हेरोइन उत्पादन के स्रोत पर जाना था। 1960 के दशक के अंत में लुकास ने बैंकॉक, थाईलैंड की यात्रा की और मिस्टर चिंग नामक एक चीनी थाई व्यवसायी से मुलाकात की, जिसके गोल्डन ट्रायंगल में हेरोइन आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध थे। यह क्षेत्र भारी मात्रा में अफीम और हेरोइन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। लुकास का विचार पारंपरिक माफिया बिचौलियों को दरकिनार करना और सीधे स्रोत से निपटना था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन बेच सके। बिचौलियों को खत्म करने का लुकास का फैसला बाद में उनकी कार्यप्रणाली के परिभाषित पहलुओं में से एक बन गया। लुकास का हेरोइन का धंधा बहुत बड़ा और सुव्यवस्थित था। उसने सैन्य संबंधों का इस्तेमाल किया, खास तौर पर वियतनाम युद्ध से लौटे अमेरिकी सैनिकों का, ताकि वह हेरोइन की तस्करी संयुक्त राज्य अमेरिका में कर सके। यह मशहूर खबर थी कि लुकास ने वियतनाम से लौट रहे मृत अमेरिकी सैनिकों के ताबूतों में हेरोइन छिपाई थी। हालांकि इस कहानी पर विवाद हुआ है। यह दावा पूरी तरह सच है या नहीं। यह स्पष्ट है कि लुकास ने ड्रग्स के परिवहन के लिए सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया, एक ऐसी रणनीति जिसने उसे अमेरिका में अभूतपूर्व मात्रा में हेरोइन लाने की अनुमति दी। लुकास की हेरोइन, जिसे ब्लू मैजिक के नाम से जाना जाता है, शक्तिशाली और सस्ती थी, जिससे यह हार्लेम और उसके बाहर की सड़कों पर अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गई। अपने साम्राज्य के चरम पर लुकास ने एक दिन में $1 मिलियन कमाने का दावा किया। ड्रग व्यापार पर उनके नियंत्रण ने उन्हें हार्लेम में सबसे शक्तिशाली और भयभीत व्यक्तियों में से एक बना दिया। उन्होंने महंगी संपत्तियां, लग्जरी कारें और यहां तक कि न्यू जर्सी में एक बड़ी संपत्ति भी खरीदी, जहां वे अपने संचालन की देखरेख करते हुए शानदार तरीके से रहते थे। फ्रैंक लुकास का ड्रग साम्राज्य केवल हिंसा पर आधारित नहीं था,
हालांकि इसमें धमकी की अहम भूमिका थी। लुकास ने व्यावसायिक दृष्टिकोण से काम किया, अपने संगठन को एक वैध निगम की तरह संरचित किया, पूरी ड्रग आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण बनाए रखने के इर्द गिर्द घूमती थी, उत्पादन से लेकर वितरण तक। इस ऊर्ध्वाधर एकीकरण ने उन्हें उच्च स्तर की शुद्धता बनाए रखते हुए अपने उत्पाद को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर बेचने की अनुमति दी। लुकास का मुख्य उत्पाद ब्लू मैजिक अपनी शुद्धता के लिए जाना जाता था, जो इसे उस समय आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली अत्यधिक पतला हेरोइन से अलग करता था। लुकास ने सुनिश्चित किया कि उनकी हेरोइन में केवल न्यूनतम मात्रा में एडिटिव्स मिलाए जाएं, जिसके परिणाम स्वरूप एक मजबूत और अधिक नशे की लत वाला उत्पाद तैयार हुआ। अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद पेश करने की उनकी क्षमता ने उन्हें जल्दी ही एक बड़ा ग्राहक आधार दिलाया, लेकिन इसने कानून प्रवर्तन का ध्यान भी आकर्षित किया। लुकास की सफलता की एक कुंजी ड्रग तस्करी के पीछे की रसद के बारे में उसकी समझ थी। नकली पासपोर्ट से लेकर कस्टम अधिकारियों को रिश्वत देने तक सब कुछ इस्तेमाल किया। सेना में और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग आपूर्तिकर्ताओं के साथ उसके संबंधों ने उसे एक ऐसा सुरक्षा स्तर दिया जो अन्य ड्रग डीलरों के पास नहीं था। लुकास को उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व के लिए भी जाना जाता था। कई अपराधी जो कम प्रोफाइल रखते थे, लुकास अपनी संपत्ति का दिखावा करते थे। बॉक्सिंग मैच, पार्टियों और सामाजिक कार्यक्रमों में कस्टम मेड सूट और महंगे गहने पहनकर जाते थे, क्योंकि इसने कानून प्रवर्तन और पत्रकारों का ध्यान आकर्षित किया। फ्रैंक लुकास ने जिस हेरोइन महामारी को बढ़ावा दिया, उसने अपने पीछे विनाश का एक निशान छोड़ा। 1970 के दशक में न्यूयॉर्क शहर में हेरोइन की लत की दर बहुत बढ़ गई, खासकर हार्लेम जैसे अफ्रीकी अमेरिकी समुदायों में। इस दवा ने परिवारों, करियर और जीवन को नष्ट कर दिया, जिससे व्यापक पीड़ा हुई। हालांकि लुकास ने व्यक्तिगत रूप से ट्रिगर नहीं खींचा, लेकिन हेरोइन के व्यापार से जुड़ी हिंसा बहुत अधिक थी, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी डीलर क्षेत्र के लिए लड़ते थे। नशेड़ी अपनी आदतों को पूरा करने के लिए अपराध करते थे और ओवरडोज बहुत आम हो गया था। ऐसे लोग भी थे जो लुकास के संगठन द्वारा सीधे पीड़ित थे। लुकास ने ऐसे प्रवर्तकों को नियुक्त किया जो इन समस्याओं को तेजी से और बिना किसी दया के संभालते थे। हालांकि लुकास ने हिंसा से घृणा करने का दावा किया, लेकिन सत्ता में आने और हेरोइन व्यापार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उसे जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करना पड़ा। 1975 में लुकास को न्यू जर्सी में उसके घर पर एक बड़े छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया था। जासूस रिची रॉबर्ट्स के नेतृत्व में की गई छापेमारी में $500,000 से अधिक की नकदी जब्त की गई और लुकास के ड्रग साम्राज्य के अंत की शुरुआत हुई। अपने मुकदमे में लुकास को संघीय ड्रग आरोपों का दोषी ठहराया गया, जिसमें हेरोइन वितरित करने की साजिश और कर चोरी शामिल थी। उसे 70 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जो हार्लेम के इतिहास के सबसे शक्तिशाली अपराधियों में से एक के लिए फ्रैंक लुकास की शुरुआती गिरफ्तारी उनके साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह वास्तव में उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे बिताने की संभावना का सामना करते हुए लुकास ने एक ऐसा फैसला किया जिसने कानून प्रवर्तन और आपराधिक अंडरवर्ल्ड दोनों को चौंका दिया। वह अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गया। लुकास के पलटने के फैसले को उसके द्वारा बनाई गई हर चीज के साथ विश्वासघात के रूप में देखा गया। हालांकि लुकास के लिए उसने कानून प्रवर्तन को अन्य प्रमुख ड्रग तस्करों, भ्रष्ट कानून प्रवर्तन अधिकारियों और हेरोइन व्यापार के अंदरूनी कामकाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उसकी गवाही के कारण 100 से अधिक ड्रग डीलरों और पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया, जिनमें से कई लंबे समय से न्याय से बच रहे थे। लुकास के सहयोग का सबसे उल्लेखनीय पहलू रिची रॉबर्ट्स के साथ काम करने का उनका निर्णय था। वही जासूस जिसने उन्हें नीचे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लुकास और रॉबर्ट्स के बीच की अप्रत्याशित साझेदारी को फिल्म अमेरिकन गैंगस्टर में दिखाया गया था, और जबकि कुछ पहलुओं को हॉलीवुड के लिए नाटकीय रूप दिया गया था, दोनों पुरुषों के बीच वास्तविक जीवन का रिश्ता महत्वपूर्ण था। रॉबर्ट्स एक ईमानदार व्यक्ति जिसने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया और कानून के प्रति प्रतिबद्ध रहा, उसने लुकास में भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करने का एक तरीका देखा जिसने हेरोइन व्यापार को पनपने दिया। जेल से अपनी अंतिम रिहाई के बाद फ्रैंक लुकास ने खुद को उस अपराध के जीवन से दूर करने का प्रयास किया जो कभी उसे परिभाषित करता था।
अब एक वृद्ध व्यक्ति लुकास ने अपने बाद के वर्षों में अपने द्वारा चुने गए विकल्पों, जिन लोगों को उसने चोट पहुंचाई थी और जो विरासत उसने पीछे छोड़ी थी, उस पर चिंतन किया। साक्षात्कारों में लुकास ने अक्सर खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जिसने जीवित रहने के लिए जो कुछ भी करना था वह किया, लेकिन जो अपने हेरोइन व्यापार से समुदाय को हुए दर्द पर भी पछताता था। जेल से रिहा होने और कानून प्रवर्तन के साथ उसके बाद के सहयोग के बाद लुकास की छवि बदलने लगी। वह अब सिर्फ एक ड्रग किंगपिन नहीं रह गया था, उसे अब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा जिसने भ्रष्ट पुलिस वालों को पकड़ने और ड्रग व्यापार के कुछ हिस्सों को खत्म करने में मदद की थी। फ्रैंक लुकास का 30 मई 2019 को 88 वर्ष की आयु में सीडर ग्रोव, न्यू जर्सी में निधन हो गया। अपनी मृत्यु के समय तक लुकास लोगों की नजरों से ओझल हो चुके थे और अपने अंतिम वर्षों में चुपचाप रह रहे थे। हार्लेम में हेरोइन के व्यापार पर अपना दबदबा बनाया था। लुकास की विरासत जटिल है। एक तरफ वह एक क्रूर अपराधी था जिसने हेरोइन महामारी के बल पर एक साम्राज्य खड़ा किया। उसके ऑपरेशन के बाद हुई हिंसा, लत और मौत को कम करके नहीं आंका जा सकता। कई लोगों के लिए लुकास को हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिसने धन और शक्ति की तलाश में जीवन नष्ट कर दिया। आखिरकार फ्रैंक लुकास की कहानी विरोधाभासों से भरी है। वह कठिनाइयों से घिरा हुआ व्यक्ति था, किसी भी कीमत पर सफलता की इच्छा से प्रेरित था। फ्रैंक लुकास का जीवन सत्ता के आकर्षण और आपराधिक तरीकों से इसे पाने के परिणामों का प्रमाण है। उत्तरी कैरोलिना में गरीबी से निकलकर न्यूयॉर्क शहर के सबसे शक्तिशाली ड्रग माफियाओं में से एक बनने तक का उनका सफर, लुकास के कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करने के फैसले ने उसकी कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ ला दिया, जिससे उसे अपने कार्यों के पूर्ण परिणामों से बचने का मौका मिला।